नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिदिन आपको सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न कराए जाएंगे। इन प्रश्नों को कराए जाने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आप सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उन सभी विषय से संबंधित प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी आकलन कर सकते हैं कि जिन तथ्यों को आपने पढ़ा है क्या प्रश्नों के माध्यम से आप उसको कोरिलेट कर पा रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब आप अपनी तैयारी को करेंगे तो आपको ये पता चल पाएगा कि आपको किस प्रकार के तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग पूर्व में ही ऑनलाइन स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ये मालूम है कि यहाँ पर केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं कराया जाता है बल्कि उसको 360 डिग्री में कवर कराया जाता है ताकि उस तथ्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को कवर कराया जा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो याद रखिएगा इस बात की व्यवस्था अनुच्छेद 323 के क में दी गई है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद 323 के क में लिखा गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब यह प्रश्न उठेगा कि जो प्रशासनिक अधिकरण है इसकी स्थापना किस माध्यम से हुई थी। तो याद रखिएगा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा की गई थी। यदि आपसे यह पूछा जाए कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस भाग से संबंधित है तो आपका जवाब होगा भाग 14 क से संबंधित है। यहां पर कुछ और विकल्प दिए गए हैं, जरा उन विकल्पों को भी देखिए। विकल्प बी में लिखा है अनुच्छेद 324। याद रखिएगा अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के कार्य से संबंधित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में कहा गया कि संसद, राज्य के विधानमंडल और साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कार्य निर्वाचन आयोग करेगा। यदि आपसे यह पूछा जाए कि यह किस भाग से संबंधित है तो याद रखिएगा निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है। विकल्प सी में लिखा है अनुच्छेद 243 ग। याद रखिएगा यह जो अनुच्छेद 243 ग है इसमें व्यवस्था की गई है कि पंचायतों की संरचना का कैसे प्रावधान किया जाए। क्लियर है? यानी अनुच्छेद 243 ग पंचायत की संरचना के संबंधित प्रावधान को करता है। आप सभी को पता है कि पंचायत भाग 9 में है और यह अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ड़ तक है। विकल्प डी में लिखा है अनुच्छेद 343। याद रखिएगा यह संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343। क्लियर है? आप सभी को पता है कि राजभाषा भाग 17 में है। इस प्रकार आप इस प्रश्न को कवर करेंगे और इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 323 का क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहां पर आप नहीं पर विशेष ध्यान देंगे। पहला कथन है यह एक स्थायी सदन है। यह बिल्कुल सत्य है। याद रखिएगा यह जो राज्य विधान परिषद है यह विधानमंडल का दूसरा और उच्च सदन भी कहा जाता है और यह एक स्थायी सदन होता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा यदि उस राज्य की विधानसभा इस बात का संकल्प पारित करके संसद को भेजे कि अब हम विधान परिषद को समाप्त करना चाहते हैं तब संसद उसको समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर? दूसरा दिया है कि इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। यह स्टेटमेंट गलत है, इसलिए प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका सही होगा। अब यह स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, न कि 2/3। इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए था? 1/3। तीसरा स्टेटमेंट है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। यह बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जाता है। यह बिल्कुल सही है। अभी इसकी चर्चा आपसे किया मैंने। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद के स्थापित करने और उसको समाप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 169 अर्थात अनुच्छेद 169 में। क्लियर? याद रखिएगा जो विधानसभा है वो अनुच्छेद 170 से संबंधित है, यानी विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 से संबंधित है। यहां एक बात और याद रखिएगा, यदि आपसे यह पूछा जाए कि किसी राज्य का जो विधानमंडल होता है यह किससे मिलकर बना होता है तो याद रखिएगा राज्य की विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पर इन तीनों से मिलकर विधानमंडल का गठन होता है। और याद रखिएगा राज्य विधानमंडल का प्रावधान अनुच्छेद 168 में दिया गया है।
क्लियर है, यानी 168 में दिया गया है। क्लियर है। यहां पर एक तथ्य और आपको याद रखना है, क्या कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि विधान परिषद की संरचना कहां पर है, तब आपका जवाब होगा अनुच्छेद 171 में। क्लियर है, यानी अगर विधान परिषद को समाप्त करना है या उसको स्थापित करना है तब तो 169 में, और यदि विधान परिषद की संरचना पूछी जा रही है तब आपका जवाब होगा 171 में, यानी 171 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, तो याद रखिएगा उस राज्य की जो विधानसभा है उनके सदस्यों का 1/3 से अधिक उस विधान परिषद में सदस्य नहीं होंगे। क्लियर है, और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए विधान परिषद में। क्लियर है, तो इतने तथ्यों को अगर आप पूरे विधान परिषद से संबंधित याद रखेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। क्लियर है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, अशोक मेहता समिति थी जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यह समिति कब स्टैब्लिश हुई थी। तो याद रखिएगा 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। जरा अन्य विकल्पों को भी देखिए। विकल्प ए में देखिए बलवंत राय मेहता समिति दी गई है। याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। क्लियर है, और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति की थी। बहुत महत्वपूर्ण समिति है। अगला है, देखिए कुछ और विकल्प है जैसे LM सिंघवी समिति। याद रखिएगा ये जो LM सिंघवी नाम दिया गया है इनका पूरा नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी। क्लियर है, और इस समिति की स्थापना 1986 में हुई थी। क्लियर है, ये समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसने किन बातों की संस्तुति की थी। तो याद रखिएगा ये जो LM सिंघवी समिति है इसने कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय इसकी व्यवस्था के लिए भी अनुमोदन किया था। याद रखिएगा LM सिंघवी ने जो चुनाव होगा पंचायत का वो गैर दलीय किया जाए और नियमित किया जाए, इस बात की भी संस्तुति की थी। याद रखिएगा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी LM सिंघवी ने अपना प्रपोजल दिया था। विकल्प डी में PK थुंगन समिति दिया गया है। याद रखिएगा ये जो PK थुंगन समिति है ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसका गठन 1988 में हुआ था, और PK थुंगन समिति ने भी संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वकालत की थी। यानी आपको अगर ये पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की वकालत किस किस समिति ने की थी, तो अभी आपने LM सिंघवी और PK थुंगन इन दोनों के नाम को देखा है। यहां पर एक नाम और आपको याद रखना होगा, PVK राव समिति। याद रखिएगा कई बार इनके नाम में बदलाव करके प्रश्न गलत कराने का प्रयास किया जाता है, तो बिल्कुल क्लियर कट आप याद रखेंगे PVK राव समिति है जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। याद रखिएगा कई बार आपको समितियों के गठन का सही कालानुक्रम सेट करने के लिए दिया जाता है, इसलिए इनके गठन का ईयर आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में नहीं है। देखिए यहां पर आप नहीं पर ध्यान देंगे। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। पहला स्टेटमेंट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा को त्यागना। याद रखिएगा ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 51 क के झ में इस बात की व्यवस्था दी गई है कि आपको सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा का त्याग करना है। विकल्प बी में लिखा है अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा करना, यही आपका सही आंसर होगा। याद रखिएगा अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा करना यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं बल्कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका जवाब होगा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था दी गई है। सी विकल्प में लिखा है कि राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर करना और उनका पालन करना, यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कौन सा है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 क के ख के अंतर्गत यह दिया गया है। चौथा है आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करना। याद रखिएगा यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 51 क के घ में किया गया है। क्लियर है। देखिए जरा मूल कर्तव्य को समझिए। याद रखिएगा ये जो मूल कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। याद रखिएगा ये भाग 4 क से संबंधित है। अगर इसका अनुच्छेद पूछा जाए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य के बारे में व्यवस्था की गई। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन वर्तमान समय में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो है 11।
जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये व्यवस्था करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं, उनके माता पिता और उनके अभिभावक उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 11वें मूल कर्तव्य में की गई है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तब आपका जवाब होगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत इसको जोड़ा गया। क्लियर है? इतनी बातों को आप इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया गया है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, जो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है वो नवनिर्वाचित लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, ये एक परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कहा जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा और आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट प्रोटेम स्पीकर से संबंधित सही है। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 371 के आई में इस बात की व्यवस्था की गई है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। एक बात याद रखिएगा कि कुछ अनुच्छेदों के द्वारा कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। ये जो विशेष उपबंध है, ये अनुच्छेद 371 आई जो है, ये गोवा राज्य से संबंधित है। क्लियर है? यहां पर एक बात और समझिएगा, अभी दिया गया कि अनुच्छेद 371 आई कहता है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। यहां पर एक बात आपको स्पष्ट याद रखना होगा कि विधान सभाओं की जो संरचना है, मैंने अभी आपको पूर्व के प्रश्न में कोरिलेट करते हुए बताया था कि अनुच्छेद 170 में दी गई है। क्लियर है? और अनुच्छेद 170 में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया कि जो विधानसभाओं की संरचना है, उसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा में 500 होगी और न्यूनतम सदस्य जो होंगे वो 60 होंगे। फिर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, फिर गोवा की विधानसभा में 60 से कम क्यों 30 सदस्य की व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देकर अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है? जैसे अभी आपने गोवा को देखा, उसी प्रकार सिक्किम में विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 32 है, तो ये भी अपवाद की श्रेणी में आता है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? जरा अन्य विकल्पों को देखिए। विकल्प ए में लिखा है अनुच्छेद 371 एच। याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान वर्णित है इसमें। यदि हम विकल्प बी को देखें, अनुच्छेद 371 जी, तो याद रखिएगा ये मिजोरम राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान करता है। यदि हम अनुच्छेद 371 की बात करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा विकल्प डी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कथन से संबंधित प्रश्न है। कथन और कारण से संबंधित है। कथन में कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, किंतु राज्यों के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। देखिए यहां पर ये जो पहला कथन है, ये क्या है? ये गलत है। याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है? थोड़ा और इसको इलैबोरेट करते हैं। याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 66 में की गई है, यानी अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इसमें कहा गया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। और अगर लिखा गया कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, तो इसमें मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों शामिल होंगे। क्लियर है? और इसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। क्लियर है? याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 63 में कहा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। क्लियर है? जरा कारण को देखिए। लिखा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है कि राज्य विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर? तो यहां पर इन बातों को आप याद रखेंगे। एक अनुच्छेद और आप याद रखिएगा उपराष्ट्रपति से संबंधित, जो बहुत पूछा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 64 में वर्णित है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8। तो यहां पर आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? तो यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला है प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है
कि कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए जो अखिल भारतीय सेवा का गठन है उसकी सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी। यानी प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, सरकारिया आयोग 1983। जरा समझिए सरकारिया आयोग को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा, ये जो सरकारिया आयोग है इसका गठन मार्च 1983 में हुआ। और इस आयोग का गठन क्यों हुआ था, मूल कारण क्या था? केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उन पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि सरकारिया आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा न्यायाधीश रणजीत सिंह ने सरकारिया आयोग की अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 1987 में सौंपी थी और इसी में अखिल भारतीय सेवा के गठन की सिफारिश भी शामिल है। क्लियर है? तो दो बातें आपको याद रखना है कि ये जो सरकारिया आयोग है ये केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के लिए भी स्टैब्लिश की गई, साथ ही साथ इसने अखिल भारतीय सेवा के गठन का भी सिफारिश की थी। क्लियर है? बिल्कुल याद रखेंगे। अब एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अखिल भारतीय सेवा का जो व्यवस्था है वो किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 से संबंधित है। क्लियर? इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 8 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहां पर पूछा जा रहा है कि भाग 4 में वर्णित जो प्रावधान है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो उस आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आपकी ये बात आ जानी चाहिए कि भाग 4 में दिया क्या है। तो याद रखिएगा भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए, ठीक है, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? अब आइए जरा स्टेटमेंट को देखिए। पहला दिया गया इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? यानी जो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के जो सिद्धांत हैं ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए, अर्थात जो राज्य कानून बनाएगा वो इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाए। ठीक है? याद रखिएगा न्यायालय में परिवर्तनीय मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है? यानी मौलिक अधिकार को न्यायालय में परिवर्तनीय किया जा सकता है लेकिन राज्य के नीति निदेशक को नहीं। दूसरा स्टेटमेंट करा कि इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। ठीक है? तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है। यानी प्रश्न संख्या 9 में पहला और दूसरा ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये दोनों स्टेटमेंट राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित हैं, इसलिए प्रश्न संख्या 9 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा ये जो भाग 4 है जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 330 में इस बात की व्यवस्था की गई कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में लोकसभा में 84 सीट यानी 84 सीट जो है ये अनुसूचित जातियों के लिए यानी एससी कम्युनिटीज के लिए और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। क्लियर है? और इस बात की व्यवस्था किसमें? अनुच्छेद 330 में। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। अगर हम बात करें अनुच्छेद 332 की तो देखिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, अनावश्यक अनुच्छेद को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप डायरेक्ट अनुच्छेद 340 देखिए जो डी विकल्प में दिया गया है। अनुच्छेद 340 कहता है कि जो पिछड़े वर्ग है यानी जो ओबीसी वर्ग है इनकी दशाओं में सुधार करना और इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 340 ओबीसी वर्ग के आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। क्लियर? अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने ओबीसी से संबंधित अनुच्छेद 340 बता दिया, अभी चर्चा हुई है अनुसूचित जाति और जनजाति की, तो इनके आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये अनुच्छेद 338 में दिया गया है और अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति दी गई है। ठीक है? तो इन तीनों अनुच्छेद को आप याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो याद सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अनुच्छेद 17 और 18 में क्या दिया गया है, तो आप अपने आप इसका आंसर कर देंगे। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है,
अर्थात इसमें छुआछूत के अंत की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 17 में। यदि हम अनुच्छेद 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई है। उपाधियों के अंत का मतलब क्या है? उपाधियों के अंत का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य की सरकार सेवा और शिक्षा संबंधित उपाधियों को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि को प्रदान नहीं कर सकेगी। इसके अंतर्गत और भी उपाधियों की चर्चा है, लेकिन मैंने मूल बात आपके साथ शेयर की। इसका मतलब ये किससे संबंधित है? ये सामाजिक समानता के सिद्धांत से संबंधित है। इस प्रकार यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? यानी अस्पृश्यता का अंत जब हम कह रहे हैं तो ये कैसी समानता है? सामाजिक समानता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो उपाधियों की अंत की व्यवस्था है, इससे संबंधित एक वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके यहां पूछा गया है। पूछा गया एक प्रश्न में कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और जो पद्मश्री दिया जाता है, ये जब उपाधियों का अंत कर दिया गया तो फिर ये सरकार क्यों देती है? तो एक केस है बालाजी बनाम भारत संघ 1996 का। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भारत रत्न है या पद्म विभूषण, पद्मश्री है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये एक सम्मान है। ठीक है? इस बात को किस केस में क्लियर किया गया? बालाजी बनाम भारत संघ 1996 में। क्लियर है? कई बार आपको सिचुएशन देकर वाद के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जो दंडित कैदियों को क्षमादान करने का अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, बल्कि किसके पास है? ये क्षमादान करने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास है। क्लियर है? इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब जरा अन्य विकल्पों को भी देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना। ये बिल्कुल सही बात है और आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 32 को, जिसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा तक कहा। इसमें व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को इंप्लीमेंट कराने के लिए 5 प्रकार की रीट भी जारी कर सकती है। क्लियर है? तो यानी ये बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। बी विकल्प में लिखा है न्यायिक पुनरावलोकन। आप सभी को पता है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, और ये सर्वोच्च न्यायालय का पावर है। विकल्प डी में लिखा है कि राज्यों और केंद्र के मध्य अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यह भी बिल्कुल सही है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 131 में कहा गया कि अगर भारत सरकार और राज्य के बीच में कोई विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उसको हैंडल करेगा। और एक बात और याद रखिएगा कि ये सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है, और इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद मैंने बताया? अनुच्छेद 131 यानी 131। क्लियर है? ये जो क्षमादान की शक्ति है, जरा इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि ये जो क्षमादान की शक्ति है, ये एक न्यायिक शक्ति है। क्लियर है? दूसरी बात कि राष्ट्रपति महोदय को यह शक्ति अनुच्छेद 72 में दी गई है, यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान का अधिकार है। और अगर हम राज्यपाल महोदय की बात करें तो उनको अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। एक बात और याद रखिएगा कि जो राज्यपाल महोदय हैं, उनको मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। क्लियर है? इतनी बातों को आप यहां पर कोरिलेट करके याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, जो भी आपको अतिरिक्त फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं रहेगा तो आप अलग से एक प्रॉपर कॉपी बना लें, जिसपे जो भी अतिरिक्त फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप निश्चित तौर पर उसको नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको रिवीजन के समय ये सभी तथ्य याद करने में, रिकॉल करने में मदद करेंगे और निश्चित तौर पर परीक्षा में आपके लिए उपयोगी होगा। प्रश्न संख्या 13 में आपको सूची को सुमेलित करना है। क्लियर है? अनुच्छेद 320 अभी चर्चा हुई है कि अनुच्छेद 320 में क्या है, तो इसमें लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में दिया गया है। ठीक है? यानी आप यहां पर ए विकल्प को किससे कोरिलेट करेंगे? तो ए को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें अनुच्छेद 330 की, तो ये किससे संबंधित है? ये लोकसभा के लिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का जो आरक्षण है, वो किसमें है? अनुच्छेद 330 में है। क्लियर है? तो आप इससे किसको कोरिलेट करेंगे? बी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। और याद करिए, मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में लोकसभा में 84 सीट अनुसूचित जाति की और 47 सीट अनुसूचित जनजाति की रिजर्व है। क्लियर है? सी विकल्प में लिखा है अनुच्छेद 323 ए। याद रखिएगा, अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, जो पूर्व में चर्चा की गई थी। ये आप सी को दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 324 की, तो ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इस प्रकार आप डी को पहले के साथ सुमेलित कर देंगे और जो सही कूट बनेगा वो 3 4 2 1 का बनेगा। तो आइए देखते हैं 3 4 2 1। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 3 4 2 1। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सत्रों के बीच
6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है, इस बात का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 क्या कहता है? अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और उसके विघटन से संबंधित है। और अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापिका से संबंधित शक्ति है वो इसमें निहित है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत करेंगे और उसका सत्रावसान करेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद के सत्र को बुलाएंगे और इसी में कहा गया कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 14 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो लोकसभा का विघटन है वो भी किससे संबंधित है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं और आप सभी को पता है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, वो एक स्थायी सदन है। क्लियर है? इतनी बातों को आप इस प्रश्न से संबंध में याद रखेंगे। अगर हम अन्य विकल्पों को देख लें तो विकल्प ए में अनुच्छेद 87 दिया गया है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अब ये विशेष अभिभाषण का मतलब क्या है? जब कोई नई लोकसभा गठित होती है तो उसके प्रथम अधिवेशन में अधिभाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही प्रारंभ होती है वो, या जो नए सत्र की जब लोकसभा अपने कार्यकाल को प्रारंभ करेगी तब भी प्रारंभिक भाषण राष्ट्रपति महोदय का होगा। और ये व्यवस्था किसमें है? अनुच्छेद 87 में है। यदि हम बी विकल्प में दिए गए अनुच्छेद 76 को देखें तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और डी विकल्प में अनुच्छेद 84 दिया गया है। याद रखिएगा, संसद सदस्यों की योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 84। याद रखिएगा, इसी योग्यता में कहा गया कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी और जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। इस बात का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 84 में। क्लियर है? इतनी बात को आप यहां पर याद रखेंगे। अगला देखिए, अनुच्छेद 15, सॉरी प्रश्न संख्या 15 लिखा है कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अभी चर्चा भी हुई थी कि जो अखिल भारतीय सेवा है इसका सृजन किसमें, किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। और इसको आपने किस प्रश्न के अंतर्गत पढ़ा था? आपने पढ़ा था, पूछा गया कि अखिल भारतीय सेवा के जो गठन का सिफारिश है ये किस आयोग ने की थी? तो आपने पढ़ा था सरकारिया आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। उस समय मैंने अनुच्छेद 312 का जिक्र किया था। क्लियर? और किसको पावर है? राज्यसभा को पावर है कि वो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। यानी इसका इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया जाएगा? राज्यसभा के द्वारा। अब ये पूछा जा रहा है कि किस बहुमत से ये संकल्प पारित होना चाहिए। तो याद रखिएगा, यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये 2/3 बहुमत से इस बात का संकल्प राज्यसभा से पारित होना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प सही हो जाएगा। महान्यायवादी को हटाने के लिए संसद की भूमिका नहीं होती है। अभी आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की व्यवस्था की गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 कहता है कि जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाएगी। और याद रखिएगा, ये जो महान्यायवादी हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। क्लियर? इस प्रकार यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो प्रथम महान्यायवादी हैं उनका नाम था MC सीतलवाड़। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि प्रथम महान्यायवादी का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा MC सीतलवाड़। प्रश्न संख्या 17 देखिए। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। पहला कथन कर रहा है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था इसने बेलेजली की सहायक संधि को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। इस प्रकार यहां पर पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि सुगौली की जो संधि है इसका संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है? याद रखिएगा, ये जो सुगौली की संधि हुई थी ये आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच में हुआ था उसके दौरान ये संधि हुई थी, सुगौली की संधि। यानी जो सुगौली की संधि है ये आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है। और यदि पूछा जाए कि ये आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ तो याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है? इस प्रकार यहां दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि सिक्किम का भारत में जो विलय है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रकार पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। क्लियर है?
देखिए, सिक्किम की चर्चा हुई है। सिक्किम से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट आपने जाना कि सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। यदि हम संवैधानिक संदर्भ में सिक्किम की बात करें तो याद रखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974, इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत, और इसमें सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। क्लियर है? तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है सिक्किम के संदर्भ में कि जो 36वां संविधान संशोधन 1975 है, इसमें क्या किया गया, इसमें ये जो अनुच्छेद 2 क था जिसके तहत पूर्व में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 36वें संविधान संशोधन के तहत। अब सिक्किम को राज्य का यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है? और वो कौन सा राज्य बना? ये 22वां राज्य बना। यानी अगर पूछा जाएगा कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो आपका जवाब होगा 36वें संविधान संशोधन के तहत, और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा, तो आपका जवाब होगा 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत। ठीक है? तो इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। इस प्रकार यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं को ध्यान में रखेंगे। पहला दिया गया बहिष्कृत भारत। याद रखिएगा, ये जो बहिष्कृत भारत है ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो बहिष्कृत भारत है ये एक मराठी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसका प्रकाशन 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। यहां पर एक बात और आप याद रखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। क्लियर है? और ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना थी ये अस्पृश्य लोगों के नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए की गई थी। क्लियर है? तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। बहिष्कृत भारत के प्रकाशन का आरंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। बी विकल्प में लिखा है दैनिक आज, इससे संबंधित है शिव प्रसाद गुप्त, ये बिल्कुल सही है। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्लई से संबंधित है, ये भी सही है। और डी विकल्प में लिखा है न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट से संबंधित है, ये भी सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, पूछा जा रहा है कि वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। तो आप कौन कौन सम्मिलित था? तो याद रखिएगा, इस विश्वविद्यालय आयोग में जो कि टॉमस रैले की अध्यक्षता में 1902 में स्टैब्लिश किया गया था, इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ये दोनों लोग सम्मिलित थे। इस प्रकार प्रश्न संख्या 19 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी दोनों लोग शामिल थे, और इसका जो उद्देश्य था वो विश्वविद्यालय की स्थिति की समीक्षा करना था। ठीक है? और इसकी कार्य क्षमता को कैसे और अच्छा किया जा सके, इसके लिए 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था। तो याद रखिएगा, 1881 का जो कारखाना अधिनियम था, इसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से प्रतिबंधित किया गया था। याद रखिएगा, ये जो 1881 का कारखाना अधिनियम था ये कहता था कि महीने में 4 दिन का अवकाश भी दिया जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये दोनों बात याद रखेंगे कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकने का प्रावधान भी 1881 के तहत, और साथ ही साथ महीने में 4 दिन का अवकाश भी इसी अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। याद रखिएगा, ये जो 1881 का कारखाना अधिनियम है ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21। पूछा जा रहा है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी। याद रखिएगा, ये जो उदासी संप्रदाय था इसकी स्थापना श्री चंद ने की थी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 21 का ए विकल्प सही हो जाएगा। श्री चंद के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, ये जो श्री चंद हैं ये गुरु नानक के पुत्र थे। क्लियर है? यानी गुरु नानक के पुत्र श्री चंद के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। एक बात और याद रखिएगा, ये जो गुरु नानक हैं, कई बार पूछा गया है कि इन्होंने अपना उत्तराधिकार किसको घोषित किया था। तो याद रखिएगा, गुरु नानक जी ने अपने पुत्र श्रीचंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, बल्कि लहना को अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। ठीक है? तो इन सभी तथ्यों को आप इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। तो याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ, जो कि विकल्प सी में लिखा गया है, इस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 22 का
जो आपका सही जवाब होगा वो विकल्प सी होगा। याद रखिएगा, इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। ठीक है, यानी जो हरिजन सेवक संघ था, इसका पूर्व नाम था अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, और इसकी स्थापना किसने की? गांधी जी के द्वारा। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए। विकल्प ए में लिखा है आत्मसम्मान आंदोलन। याद रखिएगा, ये जो आत्मसम्मान आंदोलन था, ये ईवी रामास्वामी के द्वारा 1925 में प्रारंभ किया गया। बी विकल्प में लिखा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अभी मैंने पूर्व के प्रश्न में इसको कोरिलेट करके बताया था कि अस्पृश्य लोगों के नैतिक और भौतिक उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, और 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन भी आरंभ किया था। तो यानी यहां पर जो बी विकल्प में सभा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, और इस सभा की स्थापना 1924 में की गई थी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इस कथन के आधार पर यह स्पष्ट करिए कि इसमें किसकी चर्चा की जा रही है। क्लियर है? पहला कथन कहा गया यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। दूसरा कहा जा रहा है कि इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था, और तीसरा है इसे इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, ये हॉकिंस के बारे में चर्चा हो रही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प सही हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस के बारे में यह चर्चा है कि वो तुर्की भाषा में प्रवीण था, जहांगीर ने उसको 400 मनसब प्रदान किया, और ये जो कैप्टन हॉकिंस है, इसे इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, ये जो कैप्टन हॉकिंस है, ये 1608 में हेक्टर नामक जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत भेजा गया था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण वो किससे मिला? जहांगीर से मिला। क्लियर है? याद रखिएगा, जेम्स प्रथम ने फ्रेंड नामक पत्र के साथ अकबर की दरबार के लिए भेजा था। किसको? हॉकिंस को। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि अकबर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये जहांगीर से मिला। ठीक है, यहां पर कुछ बातें और आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे जो विकल्प में यहां पर फिंच का नाम दिया गया है, याद रखिएगा ये जो रॉल्फ फिंच है, ये अकबर से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें टॉमस रो की, तो टॉमस रो का संबंध जहांगीर के दरबार से, यानी हॉकिंस और टॉमस रो ये दोनों जहांगीर के दरबार में आए। यदि हम एक नाम और आपको बताएं, मनुची, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिए ये औरंगजेब के दरबार से संबंधित है, मनुची। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसको भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 24 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। क्लियर है? और उसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी, तब भी आपका जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है? तो इतनी बातें आप इस प्रश्न से संबंधित याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 25। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। पहला दिया गया है इंडिया होम रूल सोसाइटी। याद रखिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी से संबंधित है श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी ए को आप पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें पेरिस इंडियन सोसाइटी की, तो याद रखिएगा ये जो पेरिस इंडियन सोसाइटी है, इसका संबंध मैडम कामा से, यानी मैडम भीखाजी कामा से संबंधित है पेरिस इंडियन सोसाइटी, यानी बी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें यूनाइटेड इंडिया हाउस की, तो याद रखिएगा यूनाइटेड इंडिया हाउस से संबंधित है तारकनाथ दास, यानी सी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें विकल्प डी की, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, तो इससे संबंधित है सोहन सिंह भकना। ठीक है, तो इन सभी संगठन के और उनके संस्थापक के नाम आप याद रखेंगे। यहां से प्रश्न निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार यहां पर क्या होगा, यहां जो सही सुमेलित होगा वो हो जाएगा विकल्प ए, 1 2 3 4। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26। देखिए, प्रश्न संख्या 26 कथन और कारण से संबंधित है। इस कथन और कारण में कथन में कहा जा रहा है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। कारण में बताया जा रहा है कि मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार यहां पर कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी की जा रही है। इस प्रकार यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का ए विकल्प आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा,
ये जो भारतीय पुनर्जागरण का पिता है या भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, तब भी आपका जवाब क्या होगा? राजा राम मोहन राय। यदि पूछा जाए कि प्रथम आधुनिक पुरुष, तब भी आपका जवाब क्या होगा? राजा राम मोहन राय। यदि आपसे पूछा जाए युगदूत, तब भी आपका जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो इन सभी बातों को आप यहां पर याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय ने किन सभा का गठन किया था, यहां से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो आत्मीय सभा है इसका गठन 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। एक बात और याद रखिएगा कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा चुके हैं, तो आप राजा राम मोहन राय के संदर्भ में इस प्रश्न से संबंधित इतनी बात को याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 28। पूछा जा रहा है कि संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? याद रखिएगा ये जो कावेरी पत्तनम है ये संगम साहित्य में एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये चोलों से संबंधित है, इसलिए प्रश्न संख्या 28 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा चोल वंश की अगर हम राजधानी की बात करें तो चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उदययूर थी। कहां थी? उदययूर। और बाद में चोलों की राजधानी पुहार में स्थानांतरित कर दी गई। याद रखिएगा अगर हम बात करें कावेरी पत्तनम की तो यह चोलों के संबंध में एक समृद्ध बंदरगाह था। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो आपका जवाब होगा बाघ। ठीक है, इतनी बात आप इस प्रश्न से कोरिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 29। पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? देखिए यहां पर नहीं को आप ध्यान में रखेंगे। पूछा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास किस शासक से समकालीन नहीं थे, तो याद रखिएगा आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। जो गोस्वामी तुलसीदास हैं ये बाबर से संबंधित नहीं थे। क्लियर है? यानी जो गोस्वामी तुलसीदास हैं इनका संबंध जहांगीर और अकबर के काल से था। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा कि जो गोस्वामी तुलसीदास हैं इनका जो काल है ये 1532 से 1623 तक का था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक का जो राज्यारोहण है इसके साथ ही सल्तनत काल की साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। यानी प्रश्न संख्या 30 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। याद रखिएगा ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका जो कार्यकाल है वो 1296 से 1316 ईस्वी तक था। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। क्लियर है? और इसके बारे में अमीर खुसरो कहता है कि ये एक भाग्यवादी व्यक्ति भी था। किसको कहा जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यवादी व्यक्ति। और कौन कह रहा है? अमीर खुसरो। देखिए अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण शासक है। याद रखिएगा इसके संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण, उसको जरा संक्षिप्त में कवर किया जाए तो दीवाने रियासत जो कि बाजार नियंत्रण से संबंधित व्यवस्था है ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि दीवान ए मुस्तख राज इस विभाग की स्थापना किसके द्वारा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। याद रखिएगा ये वित्त विभाग से संबंधित है। और दीवाने मुख्तज राज की स्थापना राजस्व में जो भ्रष्टाचार और लूट थी उसको बंद करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा गुप्तचर विभाग का जो एक मुख्य अधिकारी था उसका नाम था बरीद ए मुमालिक। ये भी किसके संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। एक बात और याद रखिएगा ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर अर्थात सिकंदर ए सानी उत्कीर्ण कराया था। क्लियर है? तो इतनी बातें आप यहां पर मोटी मोटी अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहां पर आप नहीं को ध्यान में रखेंगे। पहला है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा से संबंधित रचना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है माधव का संबंध नकासुर विजय से है, ये भी सही है। तीसरा दिया है जयदेव का संबंध गीत गोविंद से है, ये भी बिल्कुल सही है। डी विकल्प में लिखा है गंगाधर का संबंध शंकर विजय से है, ये गलत है। याद रखिएगा ये जो शंकर विजय है इसकी रचना विद्या रण के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विद्या रण के द्वारा की गई थी, न कि गंगाधर के द्वारा। इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। शंकर विजय की जो रचना है वो विद्या रण के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में कथनों की सत्यता की जांच करिए। और पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है।
पहला कह रहा है कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, तो ये बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। दूसरा कह रहा है कि गुप्त संवत चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। याद रखिएगा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया था किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सी विकल्प में कह रहा है कि इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, यह भी बात बिल्कुल सही है कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही रजत मुद्राओं का प्रचलन कराया गया था। यानी प्रश्न संख्या 32 में जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये तीनों स्टेटमेंट चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में बिल्कुल सही है, इसलिए यहां पर आपका डी विकल्प आंसर सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्लियर है? तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि फिर गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा श्रीगुप्त को। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। देखिए इस समय जो पैटर्न है उसमें यह पूछा जाता है कि इनका विवाह किसके साथ हुआ, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की कुमार देवी के साथ हुआ था। ठीक है, तो यह भी बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 33, पूछा जा रहा है कि मामल्ल शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, पूरा याद रखेंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में मामल्य शैली का विकास हुआ था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 33 का ए विकल्प सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखिएगा ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, ये एक पल्लव शासक था। क्लियर है? और इसी के समय में मामल्य शैली का विकास हुआ। ये जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसने पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकाश्म मंदिर का भी निर्माण कराया था, जिसको रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्य की उपाधि भी धारण की थी। और ये जो सभी रथ मंदिर हैं, ये कहां पर हैं? ये सभी मामल्यपुरम, जिसको महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, ये यहां पर स्थित है। और किससे संबंधित है? नरसिंह वर्मन प्रथम से संबंधित है। क्लियर है? इस प्रकार प्रश्न संख्या 33 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 34, पूछा जा रहा है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। तो याद रखिएगा तैमूर के भारत आक्रमण पर दिल्ली का शासक तुगलक वंश का शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी तैमूर ने जो 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का सल्तनत नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यह भी बात आप याद रखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 34 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां पर युद्धों के कालानुक्रम को आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए युद्धों के कालानुक्रम को आप तब व्यवस्थित कर पाएंगे जब आप उनके ईयर को याद रखेंगे। पहला युद्ध देखिए दोहरिया का युद्ध है। याद रखिएगा ये जो दोहरिया का युद्ध है, ये 1532 में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में हुआ था। क्लियर है? ये जो दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था, ये हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था। याद रखिएगा हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में जो दोहरिया का युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं जीत गया था। अगला दिया गया सर ए पुल का युद्ध। ये जो सर ए पुल का युद्ध था, ये 1501 में हुआ था। कब हुआ था? 1501 में हुआ था। याद रखिएगा ये जो सर ए पुल का युद्ध था, ये उज्बेक सरदार सैबानी और बाबर के बीच हुआ था। ये जो उज्बेक सरदार सैबानी था, इसने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर दिया था। और ये कब हुआ था? 1501 में। यदि हम बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का जो युद्ध है, ये 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में। और ये जो खानवा का युद्ध है, ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, और बाबर इस युद्ध में जीत गया था। और जो अगला युद्ध दिया गया है, ये है चौसा का युद्ध। याद रखिएगा चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ठीक है, तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था शेर खां और हुमायूं के बीच में। ये जो शेर खां है, इसका नाम क्या था? शेरशाह सूरी। ठीक है, जो शेरशाह सूरी था, ये शेर खां के नाम से भी प्रचलित था, और इसका जो बचपन का नाम है वो था फरीद। ठीक है, ये भी बात पूछी जा चुकी है। तो जो चौसा का युद्ध है, ये 1539 में शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, और इसमें शेर खां जीत गया था। एक बात और यहां पर एक युद्ध और कोरिलेट कर लीजिए, बिलग्राम का युद्ध। याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, और ये युद्ध भी शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर खां जीत गया था। क्लियर है? तो चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, ये दोनों युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ, और इन दोनों युद्धों को शेर खां ने जीत लिया था। देखिए युद्ध से संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी युद्ध कराए जा रहे हैं उनको आप बिल्कुल क्लियर कट हर तथ्य को याद रखेंगे। आपका ये प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आपका जो सही कूट बनेगा वो क्या बनेगा? यहां पर 2, 3, 1 और 4, यानी यहां पर सी विकल्प आपका प्रश्न संख्या 35 में सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 36, पूछा जा रहा है कि लोदियों का जो राजस्व सिद्धांत है वो आधारित था किस पर। तो याद रखिएगा ये जो लोदी थे ये अफगान के थे।
ठीक है, तो जो इनका राजस्व का सिद्धांत है वो किस पर आधारित होगा? ये अफगान जो सरदार थे इनकी समानता पर आधारित था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो लोदी थे ये सुल्तान को अफगान सरदारों में एक बड़ा सरदार मानते थे। ठीक है, और जो इनकी शासन व्यवस्था थी ये कुलीन तंत्री शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप यहां पर याद रखेंगे। बी विकल्प यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। इसमें कथन में कहा जा रहा है कि सैंधो सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। देखिए ये जो आदि ऐतिहासिक काल है ये उस काल को कहा जाता है जिसमें लेखन कला का तो ज्ञान था लेकिन उस लेखन कला को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए उसका इतिहास के निर्माण में उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि इसकी मीनिंग ही स्पष्ट नहीं हो पाई। इसको कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। और जो सैंधव सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक काल का ही उदाहरण है। इसलिए यहां पर जो आपका कथन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। एक बात और यहां पर कोरिलेट करिए जरा। एक शब्द आपने सुना होगा प्रागैतिहासिक काल। याद रखिएगा इस प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में तो आपने ये जाना कि इसमें लेखन काल कला का ज्ञान तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। लेकिन जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं था। तो ये दोनों को अंतर को आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। कारण में कहा जा रहा है कि इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये कारण भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 37 में ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। इसलिए यहां पर आपका ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 38। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए आपको प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। यहां पूछा जा रहा है कि असत्य कथन को फाइंड आउट करिए। तो पहला कथन है बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। आपको पता है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे और ये कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। क्लियर है? जिन लोगों ने अभी तक प्राचीन इतिहास की जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसको कवर नहीं किया है तो उसको भी आप साथ ही साथ कवर करते हुए चलेंगे। प्लेलिस्ट में सभी बनी हुई हैं, आप वहां से उसको कवर कर लेंगे। दूसरा दिया है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्लियर है? तीसरा कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, ये भी कथन सही है। अब देखिए आपको पता है कि जो भगवान बुद्ध थे इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और सुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। इसका मतलब भगवान बुद्ध का संबंध किससे हुआ? शाक्य वंश से हुआ, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार यहां पर चारों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट असत्य नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 38 का डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 39। पूछा जा रहा है कि वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? वाराणसी में। और किस लिए की गई थी? तो हिंदू कानून और दर्शन के लिए। क्लियर है? याद रखिएगा यहां पर विकल्प ए को देखिए जरा, डेविड हेयर का नाम दिया गया। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, यह भी बात आप याद रखेंगे, जिसका नाम बाद में बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज पड़ गया। ठीक है, तो इन दोनों नाम को आप बिल्कुल याद रखेंगे। क्लियर है? प्रश्न संख्या 39 का सी विकल्प यहां पर सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 40। पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा जिसका गठन 1918 में अवध में किया गया, निम्नलिखित में से कौन उससे संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहां पर नहीं पूछा जा रहा है कि कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से संबंधित नहीं है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। याद रखिएगा अवध के क्षेत्र में किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। क्लियर? तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का संबंध इससे नहीं था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 41। पूछा जा रहा है कि वायसराय वेबल के द्वारा 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यानी आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो वायसराय वेबल ने 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया था उसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के तौर पर किसने नेतृत्व किया था? तो आपका जवाब क्या होगा? अबुल कलाम आजाद। यानी यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 42।
पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि भारत में नए संविधान बनाने और अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य था कैबिनेट मिशन का। और इसके अंतर्गत कौन कौन से सदस्य थे, तो पैथिक लॉरेंस, सर स्पेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 42 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। एक बात और याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। क्लियर? इस प्रकार प्रश्न संख्या 42 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहां पर नहीं पर ध्यान देंगे। पहला दिया गया है शंकर देव। याद रखिएगा जो संत शंकर देव थे इनका कार्यक्षेत्र असम में था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है मलूक दास। याद रखिएगा संत मलूक दास का जो कार्यक्षेत्र था यह कार्यक्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश था, इसलिए यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, यह सही युग्म नहीं है। याद रखेंगे मलूक दास का जो जन्म है वो इलाहाबाद में हुआ था, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और इनका जो कार्यक्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश था। अगर हम विकल्प सी की बात करें नरसिंह मेहता, तो इनका कार्यक्षेत्र गुजरात था, बिल्कुल सही सुमेलित है। और यदि हम विकल्प डी की बात करें नामदेव की, तो इनका कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र से संबंधित है, यह भी बिल्कुल सही सुमेलित है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 43 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा एक कालानुक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। तो देखिए सबसे पहले आपको सभी घटनाओं के ईयर को ध्यान में रखना होगा। जैसे विकल्प ए में लिखा है सती प्रथा का प्रतिबंध। याद रखिएगा सती प्रथा का प्रतिबंध 1829 से संबंधित है। क्लियर है? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्लियर है? दूसरा दिया गया रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम का संबंध कब से है? 1919 से संबंधित है। क्लियर है? याद रखिएगा इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। और आप सभी को पता है कि रॉलेट अधिनियम के तहत अंग्रेजी सरकार ने इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि संदेह मात्र के आधार पर किसी भी क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में डाला जा सकता है। अगला है वुड डिस्पैच। याद रखिएगा वुड डिस्पैच जो है ये कब से संबंधित है? ये 1854 से संबंधित है। 1854 से संबंधित है। और अगर हम वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करें तो ये 1878 से संबंधित है। क्लियर है? 1878 से संबंधित है वार्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके भी संदर्भ में आपको दो बातें याद रखनी होगी। लॉर्ड लेटन ने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? रेपन ने किया था। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है कि अंतिम कौन सा है, तो अंतिम कौन है? 1919 में हुआ रॉलेट अधिनियम, इसलिए यहां पर बी विकल्प आपका प्रश्न संख्या 44 का सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 45। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध के नाम दिए गए और दूसरी तरफ उनके ईयर दिए गए। पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो याद रखिएगा ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? 1775 से 1782 तक हुआ था। ठीक है? तो यानी यहां पर आप ए को पहले के साथ कोरिलेट कर देंगे। यदि हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, यह भी कोरिलेट करते हुए चलिए, तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय, और यह 1775 से 82 के बीच हुआ। यदि हम प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था, इसलिए आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि सी विकल्प में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था, इसलिए आप सी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कार्नवालिस के गवर्नर जनरल के रहते हुए हुआ था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी, तो याद रखिएगा 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। क्लियर? अगला देखिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है ये 1848 से 49 के बीच हुआ था। और ये जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है इसमें अंग्रेजी साम्राज्य में पंजाब का विलय हुआ। ठीक है? और ये कब से हुआ? 1848 से 49, इसलिए डी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। इस प्रकार जो सही कूट बना वो 1, 4, 3, 2 का बना, और प्रश्न संख्या 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा। 1, 2, 1, 4, 3, 2। क्लियर है? देखिए हर एक प्रश्न पे जो भी प्रश्न बनते हैं या जो प्रश्न बन सकते हैं हर फैक्ट को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। क्लियर है? जिस प्रकार आपको चीजों को एक्सप्लेन करने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, इसी प्रकार
मैं आप लोगों का भी सपोर्ट चाहता हूं। आप लोग भी अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखें ताकि इस सीरीज को बहुत अच्छे से कवर कराया जा सके और निश्चित तौर पर आप ये अनुभव करेंगे कि चीजें बहुत अच्छी होंगी और बहुत कम एफर्ट में आप बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा यह कथन सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। क्लियर है? इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 46 का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 47। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी। तो याद रखिएगा यहां पर ए विकल्प सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमांत के जो कबायली थे उन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आई तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब जरा इसके बैकग्राउंड को भी समझिए। गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी 12 मार्च 1930 को और वो पैदल दांडी यात्रा पर निकले और उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में उठाकर सांकेतिक तौर पर नमक कानून को तोड़ा और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अवज्ञा, अवज्ञा का मतलब होता है किसी आज्ञा को न मानना और सविनय यानी सविनय तरीके से यह आंदोलन यानी उस आज्ञा को न मानने का जो विरोध प्रदर्शन था उसको प्रकट किया गया गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को। यहां पर एक बात और समझिएगा कि जो पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत था इसमें मुसलमानों ने खान बहादुर गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया था। यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और मूल प्रश्न में आपने जाना कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के जो कबायली थे उन्होंने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 48। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है। याद रखिएगा अगर हम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करने में देखें तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी। ये जो मेनिंजाइटिस है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है बल्कि ये क्या करता है, मस्तिष्क के मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन हो जाती है। इससे कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। यानी मस्तिष्क के मेनिंजाइटिस झिल्ली में सूजन के कारण मेनिंजाइटिस रोग होता है। अगर हम अन्य विकल्प की बात करें, विकल्प ए में लिखा है रेबीज। याद रखिएगा ये जो रेबीज है ये रैबिडो विषाणु से होता है और ये किसको प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। तो ये भी याद रखेंगे रेबीज किसके कारण, रैबिडो विषाणु के कारण। विषाणु को इंग्लिश में कहते हैं वायरस। ठीक है। विकल्प सी में लिखा है टिटनेस। याद रखिएगा ये जो टिटनेस है ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण टिटनेस होता है। जीवाणु को इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। अगर हम बात करें पोलियो की तो ये पोलियो जो है पोलियो विषाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है। और ये तीनों ए सी डी ये तीनों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 48 का बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 49 में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा एलर्जी के समय जब वातावरण में किसी भी वस्तु के प्रति मानव के शरीर में अत्यधिक संवेदनशीलता हो जाती है तो उसको कहा जाता है ये एलर्जी हो गया है। ठीक। और इसी एलर्जी के समय ही सीरोटिन नामक रसायन जो है अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है। ठीक है। याद रखिएगा सीरोटिन के साथ साथ हिस्टामीन इसका भी स्रावण अधिक होने लगता है। ठीक है। यानी एलर्जी के समय हिस्टामीन और सीरोटिन नामक जो रसायन है इसका स्रावण अधिक हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 49 का ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में पूछा जा रहा है कि मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहां सबसे पहले यह समझिए कि प्रतिरक्षा क्या है। तो जो रोगों से लड़ने की क्षमता है ना उसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है। और ये जो प्रतिरक्षा है इसको दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। एक होती है सहज प्रतिरक्षा और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लियर है। अब जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव मुख में लार का निर्माण ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा है तो ये कायिकी प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 50 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि मुख में लार का निर्माण, आंख में आंसू का निर्माण, आमाशय में अम्ल, ये सभी किसके उदाहरण हैं, कायिकी रोध के उदाहरण हैं। और याद रखिएगा अभी हमने आपको बताया कि प्रतिरक्षा दो प्रकार की है तो ये किस में आएगा तो ये सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आएगा। यानी जो कायिकी रोध के उदाहरण आपने देखे ये सभी सहज प्रतिरक्षा के प्रकार है। क्लियर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 50 का सी विकल्प सही हो गया। आज की क्लास में इतना ही। 50-50 प्रश्नों
को सम्मिलित करते हुए इस पूरी श्रृंखला को चलाया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और ये जो प्रश्न है ये पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में और बीईओ के एग्जाम में समान रूप से उपयोगी होंगे। आज के लिए इतना ही। नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।